हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के मुकदमे में कौन कौन से चरण होते हैं, यानी कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। देखिए, इसमें टोटल 5 स्टेज होती है, लेकिन वो कौन कौन सी स्टेज है उसको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं तो लखनऊ या दिल्ली में, तो आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। बिना अपॉइंटमेंट के हम मिल नहीं पाएंगे, ना फ़ोन पर बात कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, डीवी का मुकदमा ऐसा मुकदमा होता है जिसमें आपकी पत्नी आपसे वो अपने सारे अधिकार मांगती हैं जो वो उनके होते हैं, जैसे राइट टू रेजिडेंस, यानी कि आपके घर में रहने का अधिकार वो मांग सकती हैं, आपसे मेंटेनेंस मांग सकती हैं, गुजारा भत्ता, वो आपसे प्रोटेक्शन आपके अगेंस्ट मांग सकती हैं कोर्ट से, वो अपने बच्चे की कस्टडी आपसे मांग सकती हैं, वो कंपनसेशन मांग सकती हैं। ये सारी के सारे अधिकार एक ही मुकदमे के तहत पत्नी मांग सकती है। इसीलिए जनरली वाइफ क्या करती है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब भी अराइज होता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा करती हैं। जब भी आपकी मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंचेगी तो 498A के साथ आपके अगेंस्ट डीवी का मुकदमा भी होगा। अब वो प्रोसीजर जानिए कि जो कोर्ट फॉलो करती है, उन स्टेजेस को जानिए जो कोर्ट फॉलो करती है। लेकिन एक चीज और बता दूं, जो डीवी का मुकदमा होता है, देखिए वो सिविल नेचर का मुकदमा होता है। जनरली लोगों का प्रश्न होता है कि डीवी का नोटिस आया है तो क्या मुझे इमीडिएटली बेल करानी चाहिए। तो यहां पर जवाब होगा नहीं, आपको बेल कराने की डीवी के मैटर में जरूरत नहीं है, क्योंकि डीवी का मुकदमा जो होता है वो सिविल नेचर का मुकदमा होता है और उसमें आपकी प्रोसीडिंग जो होती हैं सिविल प्रोसीडिंग्स होती हैं, क्रिमिनल की धाराएं लगती हैं, क्रिमिनल के जैसे ट्रीट होता है। लेकिन ये सिविल नेचर का मुकदमा होता है तो ना इसमें आपकी अरेस्ट होगी, ना आपको इसमें जो है बेल कराने की जरूरत है, एंटीसिपेटरी बेल या बेल कराने की जरूरत है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली स्टेज जो होती है, फर्स्ट स्टेज ऑफ डीवी होती है डब्ल्यूएस यानी कि रिप्लाई। जब भी आपके अगेंस्ट आपकी वाइफ ने डीवी का केस फाइल करा हुआ है, उसमें हस्बैंड को नोटिस आएगा और उसके फैमिली मेंबर्स को नोटिस आएगा। उस नोटिस में बताया जाएगा कि आपको एक सर्टेन डेट पर आना है। अब उस डेट पर आप जाएंगे, उस डेट पर जो भी आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगे हुए हैं, आपकी वाइफ ने लगाए हैं, उसका आप रिप्लाई फाइल करोगे कि ये एलिगेशन गलत है, मेरे ऊपर जो भी आरोप है, मेरे परिवार पर आरोप लगाए गए हैं, निराधार हैं। वो सारे का सारा विवरण जो भी उसने दिया है उसको आप कोर्ट को बताओगे। इस दौरान आप सारे डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, अपनी वाइफ की इनकम प्रूफ दिखाओगे कि देखिए कमाती हैं, इनकी नौकरी है और वाइफ वर्किंग है। अगर वो हाइड कर रहे हैं कि वो नॉन वर्किंग है, उनके पास एफडी है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, प्रॉपर्टी है, इस सारा का सारा विवरण आप उसमें देने की कोशिश करोगे। और हस्बैंड इसमें क्या करेगा, रिप्लाई के दौरान ही अपना इनकम एफिडेविट फाइल करेगा कि उसकी इनकम कितनी है, मासिक आय कितनी है, सालाना आय कितनी है, क्या करता है, वो सारी की सारी डिटेल हस्बैंड इसमें देगा। अब हस्बैंड का रिप्लाई देने के बाद ये क्या हो जाएगी, आपकी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो जाएगी, पहली स्टेज आपकी पूरी हो जाएगी। जब पहली स्टेज आपकी पूरी हो जाएगी तो आपकी आएगी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में क्या होगा, इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर होगा, यानी कि आपकी वाइफ को कोर्ट जो है कुछ मेंटेनेंस देगी कि केस जब तक चल रहा है तब तक पत्नी अपना गुजारा करने में समर्थ हो, सक्षम हो, ताकि उसको आर्थिक तंगियों का सामना ना कर सके। इसलिए आपकी मतलब कंप्लेनेंट की यानी कि आपकी वाइफ की बहस सुनने के बाद और आपके अगेंस्ट यानी कि हस्बैंड के अगेंस्ट जर्नली ऑर्डर ये जाता है, और ताकि वो वाइफ जो है आपकी जो ना स्टारवेशन की तरफ ना जाए, भूखी ना रह जाए, भूख उसकी जो है मतलब भूखा ना मरना पड़े उसको। ठीक है, तो स्टारवेशन वाली स्थिति ना उत्पन्न हो, इसलिए कुछ कोर्ट जो है इंटरिम मेंटेनेंस इस दौरान दिला देती ताकि मुकदमा चलता रहे और वो अपना काम करती रहे। पेंडेंसी ऑफ ट्रायल के दौरान उसको आर्थिक तंगी ना हो, इसलिए इंटरिम मेंटेनेंस का उसको ऑर्डर हो जाएगा उसके फेवर में। उसके बाद थर्ड स्टेज क्या आती है, एविडेंस की स्टेज आती है। अब वाइफ आपकी कंप्लेनेंट है, आप उनके एविडेंस रिकॉर्ड होंगे, वो जो भी आपके अगेंस्ट आरोप लगा रही हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड होंगे, उनके पक्षकारों की गवाहियां होगी कि उन्होंने मारपीट करते, लड़ाई झगड़ा करते, ये सारी की सारी चीजें देखी है। उसके बाद आप कंप्लेनेंट का हो चुका, उसके बाद अब हस्बैंड का होगा। हस्बैंड भी यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपने फेवर में बचाव में सबूत देंगे, गवाह देंगे, वो सारे के सारे सबके एविडेंसेस रिकॉर्ड इसमें हो जाएंगे। अब इसके बाद आती है आपकी फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में जब दोनों पक्षों की गवाही हो जाती है, दोनों पक्षों के बयान हो जाते हैं, तब कोर्ट फाइनल आर्ग्यूमेंट पर आती है। जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा तो उसमें केस का निचोड़ निकाला जाएगा और जज साहब बारीकियों से सारी चीजों को सुनेंगे और दोनों पक्षकारों के वकील अपनी जो है वाक प्रमुखता का वर्ण जो है नो
विचरण करेंगे, बताएंगे कि बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे और एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे। ये सारी की सारी चीजें होंगी फोर्थ स्टेज में। अब ये फोर्थ स्टेज का कंप्लीशन हो गया, उसके बाद फिफ्थ स्टेज आती है, यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ दिस केस जजमेंट की आती है। जजमेंट की जब स्टेज आती है, जजमेंट के बाद में जो जज साहब होंगे दोनों पक्षकारों को, दोनों मैटर्स को समझने सुनने के बाद अब देखेंगे क्या पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं या पति ने जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं, कौन सही है कौन गलत है, ये फाइनल वर्डिक्ट जज साहब जजमेंट में अपने देंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि डीवी के मैटर की 5 स्टेजेस होती हैं जो कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करती है। और डीवी का अगर नोटिस आ रहा है तो डरने की जरूरत नहीं, आपको जेल नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगी, ना आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाना है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ पर्सनली बात करनी है तो अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर ही फोन करना है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो नहीं किया तो वहां करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।